नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुंधरा दीप। मैं हूं भरत शाह। आजकल रुद्रपुर में एक ही बात की चर्चा है कि काशीपुर बाईपास पूरे तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा, या जो उसका डिस्टेंस है 60 फुट रहेगा या 75 फुट रहेगा। इस तरह को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक शिव अरोड़ा जी मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम बात करें काशीपुर बाईपास, वो विधायक शिव अरोड़ा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और लगातार इसको बनाने के लिए उन्होंने शासन प्रशासन तक लड़ाई लड़ी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है काशीपुर बाईपास, क्योंकि जैसी मुझे भी याद है कि आप चुनाव जीते तो आपने कहा था कि काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण किया जाएगा, और आज लगभग 4.5 साल के बाद आपके कार्यकाल के आज आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब मैं रुद्रपुर का विधायक बना उससे पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी बनने के बाद चुनाव के बीच में मैं गया, तो उससे पहले जो मैंने रुद्रपुर का एक विजन लिया, जिसे मैं विजन रुद्रपुर कहता हूं। मेरा मानना था कि जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है तो विजन एक मेरा चाहिए। बिना विजन के अगर काम होंगे तो स्वाभाविक रूप से रुद्रपुर को लेके जो समस्याओं के समाधान और विकास योजना को ला सकते हम नहीं ला पाएंगे। उस विजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काशीपुर बाईपास था, क्योंकि उस काशीपुर बाईपास पे मैं स्वयं सैकड़ों बार घंटों जाम में फंसा हूं। मैंने उन बच्चों को भरी गर्मी में तड़पते देखा है, बुजुर्गों को वहां फंसे हुए देखा है। तो मुझे लगता था ये हाफता रुद्रपुर, ये कराहता रुद्रपुर, ये कब तक रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही मैं 2022 में विधायक बना, सबसे पहले प्रोजेक्ट मैंने सभी प्रोजेक्ट एक साथ लिए थे। चाहे रिंग रोड है, चाहे बाईपास है, चाहे हमारा मोदी मैदान का स्टेडियम है, हमारा नजूल की समस्या का समाधान है, हमारा त्रिशूल चौक से लेके मेडिकल कॉलेज तक चौड़ीकरण है, हमारा ड्रेनेज प्लान है, हमारा प्रवेश द्वार है। ये सारे मेरे 2023 के मुख्यमंत्री घोषणा में एक साथ शामिल हुए थे, क्योंकि मेरा एक विजन था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया कि आप आरंभ से ही पूरे रुद्रपुर का विजन लेके आए। तो उसमें जो काशीपुर बाईपास था, जैसे ही मैं उसके काम के लिए गया तो मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात है कि काशीपुर बाईपास पहले से स्वीकृत हुआ था 2021 में, और उसकी लगभग उस समय की प्रथम चरण की जो पौने 2 करोड़ रुपए की राशि थी, वो जारी होकर पीडब्ल्यूडी विभाग रुद्रपुर को आई थी। जब मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया तो प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो थे, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये प्रोजेक्ट वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि के लिखित बार अनुरोध के बाद इस चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल कर दिया। और चूंकि ये पूरी डीपीआर, डिजाइन, प्रोजेक्ट सैंक्शन और उसकी प्रथम चरण अलॉट हुए हैं, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, विभागीय प्रक्रिया। अब टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ तो उसे हम तुरंत नहीं ले सकते। तो उसके लिए कम से कम एक प्रोजेक्ट डिक्लाइन होने के बाद पीडब्ल्यू 3 साल बाद दोबारा उठाता है। इस कारण से ये प्रोजेक्ट जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसमें समय लगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से वो जो हमारा विजन था रुद्रपुर की जनता के लिए, वह विजन अब अंतिम चरण में आया। और काशीपुर बाईपास के निर्माण कार्य का जो निर्माण कार्य है, उसको व्यवस्थित रूप से हम कह सकते हैं कि अभी 5 अगस्त 2026 को आरंभ हुआ। विपरीत परिस्थितियां थी, जिस तरह से आपने कहा कि एक जनप्रतिनिधि ने रोड़ा अटकाया, और सब नाम जानते हैं, पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल का लिखित लेटर आपने भी सार्वजनिक किया था। तो क्या वजह रही कि क्या परिस्थितियां मानते हैं जिसकी वजह से उन्होंने उसका विरोध किया? आज हालांकि व्यापारी आज आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, एक आध व्यापारी को छोड़ के। देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए एक जो इच्छा शक्ति चाहिए और अपने काम की ईमानदारी चाहिए जनप्रतिनिधि के अंदर। जब उसका अभाव होता है तो जनप्रतिनिधि भागते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे अब उसके बाद कई सारे विषय जानकारी में आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत या कुछ लोगों के हित ऐसे थे जिन हितों के लिए उन्होंने रुद्रपुर की और आसपास की जनता को इस जाम में 5 साल तक झोंकने के लिए मजबूर किया। जब एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया और मुख्यमंत्री घोषणा में तब भी शामिल हुआ था, ये 2017 की मुख्यमंत्री घोषणा थी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सामने, और जाके वो 2021 में पूरी हुई थी। तो अगर वो प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घोषणा के बाद स्वीकृत होते समय में कोई विधायक 2 बार पत्र लिख के और उसे कैंसिल करा रहा, तो शायद रूप से कोई ना कोई अपने व्यक्तिगत या व्यक्ति के साथ किसी ग्रुप विशेष के ऐसे स्वार्थ रहे होंगे जिन स्वार्थों का हित साधने के लिए जनता के साथ, मैं कहता हूं, कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ। आपने आरोप लगाया कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ और कहीं निजी हित थे जिसके चलते हुए इतना बड़ा निर्णय लिया गया।
क्या निजी हित हो सकते हैं? काशीपुर बाईपास बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शहर अब मेन बाजार ही काशीपुर बाईपास हो गया है। अब वहां पर बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों के जिसे कहते हैं कि हित वहां जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ लोग हित थे। अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सकारात्मक सोचने वाला आदमी हूं। रात गई बात गई। अब मैं अगर उसमें ज्यादा घुसूंगा तो ये विषय आएगा कि आप काम करने से ज्यादा आरोप लगाने पर ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिना किसी हालांकि उन्होंने विरोध किया विधायक जी। आज का आपका प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है, मतलब पूरा हो रहा है, काम हो रहा है उस पर, तो आप विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या जनता की जो इच्छा है उसको भाप चुके हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि जिस तरह से व्यापार मंडल अध्यक्ष आपके खिलाफ खुल के बोल रहे थे कि ये गलत है और अभी तक टेंडर, हालांकि टेंडर पास हो गया, अब तो सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं, तो अब इस मुद्दे को लेकर आपके पक्ष में क्यों नहीं बोलेगा? अच्छा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप गलत काम कर रहे हैं, या आप व्यापारियों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्यों बच रहे हैं सब चीजों से? देखो, सबसे बड़ी बात है कि बोलने के लिए साहस चाहिए। किस मुंह से बोले? समर्थन कभी जिन्होंने अपने कार्यकाल में, जब जनता ने अवसर दिया, उस कार्यकाल में कोई भी ऐसी उपलब्धि क्षेत्र के लिए ना दी हो जो बड़ी समस्याओं का समाधान हो या एक नए रुद्रपुर की तरफ ले जाने वाली हो, एक भी उपलब्धि ना हो। आप 10 साल इस रुद्रपुर के विधायक रहते हैं, 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही आपकी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि विपक्ष की सरकार थी। और हमें भी 4 साढ़े 4 साल ही हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, और साथ ही साथ पहले आप चेयरमैन भी रहे। लेकिन आज की तारीख में 15 साल जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद आप एक उपलब्धि भी इस स्तर की जो जनता को अपील करते हुए बताने की स्थिति में ना हो, तो स्वाभाविक रूप से साहस भी नहीं है। और रचनात्मक जो राजनीति है कि अच्छे चीज की कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करना, और कहीं अगर कोई जनप्रतिनिधि कहीं अगर कोई गलत काम कर रहा है उसका विरोध करना, इसे सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ की राजनीति में देखता हूं कि जिसे कहते हैं कि अराजकता, विरोधी करना, विरोध भी एक, मतलब जनता पक जाती है झूठ सुन के, चीखना चिल्लाना सुन के, तथ्यहीन बातें सुन के, जिनमें कोई तथ्य नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, केवल चीखना चिल्लाना और झूठे आरोप लगाना होता है। तो मुझे लगता है कि जनता ने भी गंभीरता से लेना समाप्त कर दिया। ये राजनीति बहुत वर्षों वर्ष तक रुद्रपुर की जनता ने देखी है। लेकिन अब चूंकि एक परिवर्तन आया है, सकारात्मक राजनीति नजर आ रही है, जहां कोई अराजकता नहीं है, जहां कोई इस प्रकार के झूठ जो है सामान्यतः कहीं चर्चा में नहीं आते, तो इसलिए जनता भी अब इस चीज को स्वीकार करने लगी है। और जहां तक संजय जुनेजा जी की बात है, वो यहां व्यापार मंडल के जनप्रतिनिधि हैं। स्वाभाविक रूप से मेरा मानना है कोई भी जनप्रतिनिधि, उसे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके हितों के लिए लड़ना चाहिए, और ये सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन ये इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप व्यापार, उनके हित में क्या है। कहीं आप केवल राजनीति के लिए उनका ही हित तो करने को तैयार नहीं बैठे। मैं गारंटी से कह सकता हूं 99.999% व्यापारी काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण का समर्थक नहीं, उत्साहित है। एक उसके अंदर एक्साइटमेंट है कि काशीपुर बाईपास चौड़ा हो रहा है, इस शहर के अंदर जाम समाप्त होगा, रुद्रपुर एक सुंदर रुद्रपुर होगा, जाम मुक्त होगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन आप उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उनकी मनस्थिति के खिलाफ है। और दूसरा, कहीं ना कहीं, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जानबूझ के झूठ बोल रहे थे, क्योंकि इसका कारण नहीं बनता भी कोई जनप्रतिनिधि क्यों जानबूझ के झूठ बोलेगा, और मेरे पास तो ऐसा कोई आधार नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई बात कहनी है, आपके कहने के कारण से कोई अगर विकास का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर एक संशय पैदा हो सकता है, और उस संशय के कारण से वो विकास की गति रुक सकती है, लोगों के अंदर विरोध आ सकता है। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो इतनी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने संघर्ष के बाद लाए हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपको इन सबसे बचना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई संशय है तो आप पहले कंफर्म करो ना। और स्वाभाविक रूप से वैसे भी जो मेरी कार्यशैली जानते हैं, मैं बिना होमवर्क के कभी कोई काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा है कि जिस काम को करो होमवर्क के साथ करो। विधायक जी, कल फीता लेकर नपाई भी हो रही थी कि सबसे बड़ा संशय यही है कि 60 फुट होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में 75 फुट हो जाए, उन बेचारों व्यापारियों का नुकसान हो जाए। हालांकि आपने व्यापारियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन
कल फीता लेके नापा जा रहा था कि 75 फुट में ही आने वाले समय में तोड़फोड़ हो सकती है, सड़क बन सकती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे उस दिन आदरणीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष उन्होंने आके इस ढंग के विषय उठाए, या कल मैं कुछ फीता डालने वालों को देख रहा था तो मेरे पास मेरे कई शुभचिंतकों के फोन आए, बताओ विधायक जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं और ये काम बहुत जरूरी है। इवन उनके अंदर एक डर था कि इन सब कारणों से कहीं ये चीजें बाएं दाएं तो नहीं होंगे। तो मैं हंसा, मैंने कहा कुछ अच्छा काम हम मकान अच्छा बनाते हैं तो मकान अच्छा बनने के बाद ही नजर बट्टू लगाते हैं क्या? नहीं ना, जिस दिन मकान बनाना शुरू करते हैं उसे प्लॉट पर नजर बट्टू टांग दिया जाता है कि जैसे मकान बनना किसी की नजर ना लग जाए। तो मैं भी चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में नजर बट्टू रहे, तो मैं इन्हें सब नजर बट्टू मानता हूं कि इन कारणों से इतना बड़ा काम जो होगा रुद्रपुर के लिए, और जो कहीं ना कहीं एक रुद्रपुर की सेवा का जो मैंने संकल्प लिया, उस संकल्प की मेरी आत्मसंतुष्टि उसको नजर ना लग जाए, तो मुझे नजर में लगाने वाला मानता हूं। आप देखिए, मजाक की बात है, सड़क बननी आरंभ हो गई। आखिरकार जो लोग मेरे ख्याल पढ़े लिखे लोग हैं जो फीता लेके चल रहे थे, सड़क कहां से बनती है? विधायक तय करता है क्या? सड़क का प्रस्ताव गया 2022 में ही, मेरा जो पीडब्ल्यूडी सचिव और पीडब्ल्यूडी मंत्री को प्रस्ताव, उसमें 60-60 फुट का प्रस्ताव, यानी मेरे तब मुझे 60-60 फुट लाना। मेरा पत्र है जो पीडब्ल्यूडी सचिव, जिसमें मेरा कहना है कि 120 फुट चौड़ा किया है, यानी तब भी मुझे ध्यान था कि मुझे कहां लेके जाना है। यानी मेरी स्टडी थी कि अगर 120 फीट होगा, ये आज नहीं आई मेरे पास, ये तभी थी कि व्यापारियों का नुकसान। जिस दिन मैंने उस प्रोजेक्ट की पहली चिट्ठी लिखी, मैं यहाँ के अधिकांश काशीपुर बाईपास के व्यापारियों के साथ बैठ के अध्ययन कर चुका था कि कितने फुट करने से हम अधिकांश लोगों को बचा लेंगे। वरना मैं 2022 के पत्र में कैसे 60-60 फीट लिख देता, मैंने 120 फीट लिखा और उसे प्रयास करते करते हम 120 फीट पर लाए। अब इसके दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि एक, हमने जिला विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव दिया है कि यहाँ की जो सड़क है, ये मास्टर प्लान जो पहले था, वो मास्टर प्लान पहले 75 फुट था। ये उस समय मास्टर प्लान बना जब ये वास्तव में एक बाईपास था। अब नाम इसका बाईपास है काशीपुर बाईपास नहीं, मुख्य बाजार का हिस्सा है और यहाँ बहुत बड़ी आबादी आ गई है, इसलिए इसे 120 फीट जिला मास्टर प्लान में प्रस्तावित किया जाए। और हमारे उस प्रस्ताव को जो हमारे जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने मास्टर प्लान को फॉरवर्ड कर दिया और पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें 120 फीट हो जाए। उसमें उन्होंने प्रारंभिक जो है सैद्धांतिक सहमति दे दी। एक चीज हो गई। दूसरा, सड़क कहां बनेगी? पीडब्ल्यूडी बनाएगा ना। पीडब्ल्यूडी अचानक में तय कर लेती है, अच्छा जब डालना शुरू करते हैं डामर, देख लेंगे 75 फुट डालना कि 60 फुट डालना। कल्पना करें आप, कैसी बात करो। पीडब्ल्यूडी जब काम करना शुरू करेगी तो अचानक मूड बना के करेगी, देख लेंगे 75 फुट बनानी, 60 फुट बनानी, 75 फुट पर नहीं डाल देंगे डामर, नहीं तो 60 फुट चौड़ा कर देंगे। अरे उसका डिजाइन बनता है, उसकी डीपीआर बनती है। डीपीआर यहां से टेक्निकल होते हुए, पीडब्ल्यूडी सेक्शन से होते हुए, डिवीजन से होते हुए शासन जाती है, वहां टीएससी होती है, टेक्निकल जो स्क्रूटनी कमेटी होती है, विभागीय समिति होती है, फिर ईएफसी होती है, फिर मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलती है। इतनी बड़ी प्रक्रियाओं में बाकायदा डिजाइन स्पेसिफिक होता है, कितने मीटर बनना है, कितने मीटर आपका फुटपाथ बनना है, कितना आपका जो कमला बनना है, कितना किलोमीटर बनना है, वो डिजाइन का पीडब्ल्यूडी और विधायक चेंज कर लेगा क्या? जब डिजाइन ही 60-60 पे 120 फीट पे आ, जिसमें 13 करोड़ 72 लाख रुपए सैंक्शन होके आए, तो पीडब्ल्यूडी और विधायक उसे 75 फुट कैसे कर लेगा? पहली चीज। और मुझे नहीं लग रहा वो इतने अनजाने लोग हैं, लेकिन चूंकि नजर बट्टू हैं तो नजर बट्टू को तो नजर बट्टू की तरह काम करना है। दूसरा, फीता डाला कहां जा रहा था? गांधी पार्क के पास। आखिरकार जो विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग ने अपना फरवरी में टेंडर लगाया, अप्रैल में टेंडर अलॉट कर दिया परफेक्ट इंजीनियरिंग सिडकुल की कंपनी को। उसने आज तक अपने खंबे लगाने के लगभग 60 से 70% काम पूरा कर लिया, खासकर पिछले 3 दिनों के अंदर। 5 को हुआ, 6, 7 और 8 तारीख खंबे लग रहे हैं, बहुत तेजी से लग रहे हैं, बहुत तेजी से। जहां ट्रांसफार्मर लग रहा है, डबल पिलर लग रहा है, आप जाओगे आपको काम बड़ी तेजी से होता नजर आएगा। वो अपना 60 से 70% काम खंबे लगाने का पूरा कर चुका। कहां लगाया? 75 फुट पे लगाया क्या? जब वो खंबे 60 फुट पे लगा रहा, तो क्या अचानक ये जो हमारे नजर बट्टू वहां पे घूम रहे थे फीता डाल के, ये उठा के खंबे दुकान के अंदर घुस गए क्या? या उन्होंने खाली शोकेस लगा दिए, निशान लगाए? अब तो खंबे लग गए ना, खंबे जहां लग रहे थे वहां से फीता नाप ले। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जब पहले मास्टर प्लान में 75 फुट था तो उन्होंने 60 फुट कैसे कर लिया? इस बात को लेकर सवाल उठाते रहते हैं वो लोग, इसी लेकर उन्होंने फीता भी नापा, इस तरह का कहना है उनका। दोनों चीजें अलग है। आप माननीय उच्च न्यायालय में क्या चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में आप क्या पैरवी करते हैं, ये आपका काम है।
माननीय उच्च न्यायालय की किसी भी गतिविधि पे मैं कमेंट करने वाला नहीं। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं, मैंने सड़क बना के देनी है। जिस समय वहां पर ये जो सड़क आज बनी है 15-15 फीट 14-14 फीट दोनों तरफ बनी है, उस समय तो 75 फीट थी मास्टर प्लान में। यानी सड़क बनाना एक अपना काम है, सड़क बनाने का प्रस्ताव देना मेरा काम है। मैंने अपना अध्ययन करके व्यापारियों का हित रहे और मेरे क्षेत्र की जनता का जाम समाप्त हो। यानी 120 फीट बहुत पर्याप्त सड़क है। मैं मजाक में से कनाट प्लेस से भी कंपेयर करता हूं कि कनाट पर इनर सर्कल तो 120 फीट ही है मुश्किल से, तो 120 फीट माना यह जाए कि व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं। नहीं, देखिए दो चीजें अलग। हमारा जो प्रोजेक्ट है 120 फीट का है, हम 120 फीट सड़क बना रहे हैं और 120 सड़क बनाने के लिए किसी भी प्रकार का 120 फीट से ज्यादा हम सड़क नहीं बनाएंगे। हमारा खंबे लगने का काम 120 फीट पे हो रहा। अब तो प्रमाण है, हाथ कंगन को आरसी का पढ़े लिखे ऊपर से, अगर वो चाहते तो थोड़ा शहर के अंदर आ जाते, जहां खंबे लगे वहां से फीता डाल लेते। खंबे तो प्रमाण है, डबल सिंगल पर खड़े। विधायक जी, इतना अच्छा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। कई चीजें रोड़ा भी आ रही हैं, जैसे कहा जाए मंदिर है, जैसे कहा जाए नगर पालिका की दुकानें हैं। क्या ये माना जाए कि काफी लोग, इसमें भी लोगों को असमंजस है कि जो दुकानें हैं क्या अभी टूटेंगी या बाद में, जिस तरह से मेरी मेयर साहब से बात हुई, उनका भी कहना था मल्टीप्लेक्स बनेगी, वहां दुकानें दी जाएंगी, क्या उससे पहले यथास्थिति रहेगी? इसको लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बीच में ही बुरा सा दिखाई दे कि दुकानें भी हैं और जा भी रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो नगर पालिका की दुकान उनको राहत मिलने जा रही है? देखिए, काशीपुर बाईपास अंतिम चरण में जब आया 1-1.5 साल पहले ही, और प्रथम चरण के पैसे लगभग 1.5 साल पहले हम ले आए थे। 2024 के आखिरी में सैंक्शन होगा, 2025 में प्रथम चरण के पैसे आ गए थे और 2025 में हाइडल ने अपना काम भी शुरू किया था, पर अतिक्रमण के कारण से रुक गया था। उसी समय आज से लगभग 1 साल पहले ही जिला प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन, ये व्यापारी मेरे पास भी आए थे, माननीय मेयर साहब के पास भी गए थे और हमारे बीच के, और मेरा भी स्वाभाविक रूप से मानना था कि ये कोई अतिक्रमणकारी नहीं है। ये लोग नगर निगम की बाकायदा अलॉटेड दुकानों में रहते हैं, इन्होंने बाकायदा नगर निगम ने, तो हम इन्हें अतिक्रमणकारी नहीं कह सकते ना, तो हम इन्हें अतिक्रमणकारियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन जाम भी खत्म करना है, आखिरकार अब रुद्रपुर बहुत बदल चुका है, तो उस चीज को भी परिवर्तित करना है और इस जाम से समस्या का समाधान करना। तो स्वाभाविक रूप से उस समय जब सारे व्यापारी मेरे पास भी आए, काशीपुर बाईपास के विशेष रूप से नगर पालिका के अलॉटेड दुकानों वाले और माननीय मेयर साहब के पास भी गए थे। जिला प्रशासन के साथ लगभग 1 वर्ष पहले ही हमारी एक बैठक हुई थी, जिसमें मेयर साहब भी थे, मैं भी था, जिला प्रशासन भी था, नगर निगम के एमएनए भी थे और हमारे बाकी सब लोग थे। तब ये सहमति बन गई थी कि इन सब का पुनर्वास किया जाए, और पुनर्वास नगर निगम करेगा स्वाभाविक रूप से, इनका नगर निगम पुनर्वास करे और पुनर्वास के साथ हम चौड़ीकरण का काम को आरंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से आसान काम नहीं होते, कोई भी सरकारी काम करना समय लगता है, तो पुनर्वास की प्रक्रिया मेयर साहब उसे गति दे रहे हैं। तो मेरा भी स्पष्ट मानना है, चूंकि वो कोई अतिक्रमण नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से, और वैसे भी ये समस्या का समाधान 2-4 साल के लिए तो है नहीं, हम 20 साल से चल रहे थे, तो आज ये समस्या हम अगले 20 साल के लिए समाप्त कर रहे हैं। तो जब 20 साल के लिए समाप्त कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अभी तो 4-6 महीने काम पूरा होने में भी लगने हैं, और साथ साथ मुझे तब तक पूरी उम्मीद है कि नगर निगम के द्वारा इनके पुनर्वास की योजना पूरी बन जाएगी, और योजना बनने के बाद स्वाभाविक रूप से फिर जो बाकी बचा एरिया भी उसको भी हम चौड़ा कर देंगे। मतलब दुकानें अभी तक उनको राहत है? हाँ, देखो हम मानवीय पहलू हमेशा लेके चलते हैं। मेरा हमेशा मानना कि मानवीय पहलू सबसे महत्वपूर्ण है, तो मानवीय पहलू किसी का रोजगार सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शायद इसमें कहीं मेरी तरफ से भी, नगर निगम के द्वारा भी, जिला प्रशासन के द्वारा भी कहीं कोई असहमति नहीं आई, और इस सहमति के आधार पर ही कि शायद उनका पुनर्वास होना चाहिए। घंटाघर मंदिर भी है, उसको भी क्या आप स्थानांतरित करेंगे या? स्वाभाविक रूप से वहां के जो हमारी कमेटी है उनके साथ चर्चा करेंगे, आस्था का भी ध्यान रखा जाएगा और चौड़ीकरण भी किया जाएगा, तो उसके बीच के समाधान निकाले जाएंगे। विधायक जी, मैं देख रहा था कि हल्द्वानी में भी जो चौड़ीकरण हुआ तो वहाँ बड़े पुराने पेड़ लगे हुए थे, उनको स्थानांतरित किया गया, अच्छी जगह दी गई, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट आपका है और कहीं ना कहीं आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं। बिना पेड़ के कैसा होगा, क्योंकि पेड़ काफ़ी पुराने 50-50 साल पुराने हैं, और मैं देख रहा था पाखड़ का पेड़ है, कहीं नीम का पेड़ है, कई पुराने पेड़ हैं और काफ़ी पुराने पेड़ हैं। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उन पेड़ों को संरक्षित किया जाए या उन पेड़ों को हटाया जाएगा, किस तरह से रहेगा वो? मेरी जो हमारे डीएफओ हैं, जिला
वन अधिकारी जो है हमारे, उनसे मेरी चर्चा हुई है। इन सारे पेड़ों का मूल्यांकन, चिन्हीकरण का काम हो चुका है। अब उनकी नीलामी होनी, आगे सब काम होना है। उसमें जो ऐसे पेड़ हैं जो संरक्षित किए जाने योग्य हैं, उन पे एक कमेटी हम बना रहे हैं। वो अगर पेड़ कोई ऐसी जगह आ रहा है जहां पर कोई यातायात पे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से हम कोशिश करेंगे वो वहीं सुरक्षित रहे। इसमें एक आध पेड़ ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा लगा कि यातायात के बीच में आ रहा, तो फिर उन्हें लेके, आजकल टेक्नोलॉजी है पूरी, वो टेक्नोलॉजी को लेके कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पे उन्हें प्लांट किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने ऐसे पुराने पेड़ हैं वो सुरक्षित रहें, और संरक्षण के साथ साथ ये हमारा विकास का काम भी हो जाए। मेरे साहब, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा? जिस तरह से मैं सुनता आ रहा हूँ, आप भी कई जगह बता रहे हैं, किस तरह की सड़क होगी, किस तरह की खूबसूरती होगी कि आदमी आए। जिस तरह हम नैनीताल जाते हैं, हल्द्वानी रोड देखते हैं, कहीं ना कहीं खूबसूरती का एहसास होता है। राजपुर रोड जाते हैं, खूबसूरती का एहसास होता है। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, खासकर काशीपुर बाईपास, ये शहर का हार्ट है, हृदय है। तो किस तरह की खूबसूरती होगी? क्या वहाँ पे आम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी होगी, कैफ़े भी होंगे, या नॉर्मल एक सड़क बनेगी? और किस तरह की खूबसूरती होगी, ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो है कि जाम को समाप्त करना और सुविधा युक्त करना और सुंदर बनाना। इसमें अभी तक जो कॉन्सेप्ट है कि वैसे भी चूंकि वो मुख्य बाजार का हिस्सा है, तो चलने के लिए फुटपाथ चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होंगे। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ फुटपाथ की व्यवस्था की गई है कि फुटपाथ रहे। और वैसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, ऐसे कहीं पर भी सड़क बनेगी जो ऐसे डेंस एरिया होंगे जहाँ पैदल लोग चलते हैं, वहाँ फुटपाथ देना अनिवार्य है। तो पर्याप्त फुटपाथ दोनों तरफ रखा गया है। फुटपाथ के साथ साथ बीच में 3 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, ठीक नहीं? तो वो जो 2 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, 2 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, तो बीच में 2 मीटर की ग्रीन बेल्ट इसीलिए बनाई गई, ग्रीन बेल्ट कहें या डिवाइडर कहें, जिसमें हम पेड़ भी लगा सकें, हरियाली भी कर सकें और उसे सुंदर भी कर सकें, लाइटिंग भी अच्छी कर सकें। इसीलिए 2 मीटर की वो लगभग जगह छोड़ी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जो बीच का डिवाइडर होंगे, वहां पे लाइट्स होंगी, वहां पेड़ लगेंगे, पौधे लगेंगे, हरियाली होगी सुंदर, और हमारा जो फुटपाथ होगा वो फुटपाथ भी सुंदर होगा। बाकी पूरी ब्लैक टॉप होगी, तो ब्लैक टॉप में सड़क बनेगी। ये कॉन्सेप्ट है। स्वाभाविक रूप से आगे आने वाले टाइम में और भी कुछ सुझाव आएंगे तो उसमें विचार करेंगे। विधायक जी, और आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि काशीपुर बाईपास आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और आज होने जा रहा है, और कितने टाइम उसको लगेगा और जनता इसका सदुपयोग कर पाएगी? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, प्रसव पीड़ा की तरह। प्रसव जीवन के लिए सबसे बड़ा आनंद का समय है, लेकिन पीड़ा के बिना प्रसव कभी नहीं होता। जीवन, सृष्टि, उसको आगे जाने के लिए तो स्वाभाविक काशीपुर बाईपास का कभी भी कुछ भी बनेगा तो एक बार वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें पीड़ा देगा। हम जैसे जनप्रतिनिधियों का और हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के प्रचार ये प्रयास है कि वो कम से कम हो। जैसे हमने 2-3 चीजें की कि हमने 60 फीट किया तो उस पीड़ा को बहुत कम किया। आज सारे व्यापारी प्रसन्न हैं और वो इस बात से खुश हैं कि चौड़ा भी हो रहा, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और हमारा नहीं, लगभग 500 व्यापारियों को हमने बचाया, 400-500 व्यापारियों को हमने बचा लिया वहां पर, तो उनकी प्रसन्नता है। ऐसे ही नगर निगम वाले भी हमने बात की, तो हमने उस पीड़ा को कम करने की कोशिश की। इसमें अभी तक की हमारी, जैसे आपने देखा कि 5 तारीख को ये अभियान चला प्रशासन का, 6 तारीख की सुबह से, यानी अभी 12 से 14 घंटे निकले थे, विद्युत विभाग पूरी गति के साथ अपना काम करना उसने आरंभ कर दिया। और आप जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ी तेजी से उनका काम चलता नजर आएगा। विद्युत विभाग का पूरा प्रयास है कि अगर बहुत टेक्निकल कोई समस्या नहीं आई तो 31 अगस्त तक विद्युत विभाग अपना काम पूरा कर देगा। मेरी एक इच्छा है, स्वाभाविक रूप से पूरे सिस्टम को लेके चलना कठिन होता है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं विभागों के बीच में सामंजस्य करके चलता हूं। और चूंकि हमारे जिला प्रशासन इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है, मैं स्वयं इसमें मॉनिटरिंग कर रहा हूं, तो हमारा कोऑर्डिनेशन इस समय काफी अच्छा है। दूसरा विभाग इसमें है जल संस्थान, उसका टेंडर हुआ है। उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने 4 अलग अलग ठेकेदार किए हैं, 700 मीटर के, लगभग 2800 मीटर का पूरा उनका ट्रैक है। 4 ठेकेदार है, काम और उनके लिए और आसान है, तो उनकी हमने बैठक ली है। तो उन्होंने बहुत बड़ी खुदाई नहीं करनी, तो उनकी लगभग 2-2, 2.5 फुट की खुदाई है, कुछ दिनों में वो आरंभ करेंगे। और उनका टारगेट 2 महीने का है कि 2 महीने के अंदर जल संस्थान भी अपनी पाइपलाइन खींच देगा। विद्युत विभाग के पोल लगने के बाद जल संस्थान जब अपने एक पूरी लाइन खींच लेगा तो एक डिमार्केशन हो चुका होगा
इन सब में पूरी बरसात निकल जाएगी। बरसात हम मानते हैं अगस्त अंत तक बरसात समाप्त हो जाएगी। सितंबर पहले सप्ताह से जब बरसात समाप्त सी हो जाएगी, पीडब्ल्यूडी अपने द्रुत गति से काम आरंभ कर देगा। तो तब तक विद्युत विभाग का काम अंतिम चरण में होगा। जो हमारा जल संस्थान है वो 30-40% काम कर चुका होगा और पीडब्ल्यूडी अपना काम पूरा करना आरंभ कर देगा दोनों तरफ से। जो सड़क है ये सड़क ऐसी रहेगी, इस सड़क को पहले हम नहीं छेड़ेंगे, सड़क को एकदम नहीं छेड़ने वाले, जितनी सड़क उतनी तो रहे। साथ ही साथ हमारी इच्छा ये, जो मेरा मानना है, कि दोनों तरफ जो हमारे फट रहे हैं, पहले टीन सेट रहे हैं, उन स्थान को भी हम मूवेबल बना दें कि उस पर भी लोग चलना आरंभ हो जाए। तो पहले पीडब्ल्यू उन्हें उस स्थिति में लाएगा कि पूरी सड़क खुली मिलनी आरंभ हो, और फिर उसके बाद अपना काम बहुत तेजी से आरंभ करेगा। पीडब्ल्यूडी का जो टेंडर है उन्हें अधिकृत समय तो 9 महीने का दिया जाता है, तो 9 महीने के तो अप्रैल मई तक जाके समय मिलेगा उन्हें। अप्रैल तक का समय ऐसा मिलेगा, मई तक का समय मिलेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक उस काम को पीडब्ल्यूडी भी काफी हद तक खींच ले। कोई एक आध कोट रह जाए, कोई चीज रह जाए, तो मेरा मानना है कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर हम इस काशीपुर बाईपास को अंतिम चरण में ले आए। ये 6 महीने स्वाभाविक रूप से थोड़े बहुत कष्ट के रहेंगे। अब दिवाली बीच में आएगी, उस समय भी जैसे मैंने कहा बीच की सड़क हम नहीं छेड़ेंगे, कोशिश करेंगे व्यापारियों के सामने की चीजें सारी, अब जल संस्थान और बिजली विभाग पूरा काम पूरा कर चुका हो, तो दिवाली से पहले जब बिजली विभाग और जल संस्थान अपना काम पूरा खींच चुका हो, तो स्वाभाविक रूप से पर उनके सामने खुली जगह मिलेगी, वहां कोई काम होना नहीं है, तो अपना इस तरह के काम कर लेंगे। तो ये माना जाए कि त्योहारी सीजन में ना आम लोगों को दिक्कत होगी ना व्यापारियों को दिक्कत होगी। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो दिक्कत कम से कम हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भाई किसी साल में तो कभी आना ही है, तो कम से कम इसीलिए इस समय हम गति लेना चाह रहे हैं कि जब हमारा अक्टूबर आरंभ हो, तो अक्टूबर आरंभ तक ये सारी चीजें हमारी सेटल हो चुकी हों और सितंबर में हम पूरी सड़क को जो है दे सकें, और पीडब्ल्यूडी भी पर चरणबद्ध तरीके से एक एक एरिया पकड़ के अपना काम आरंभ करेगा। विधायक जी, काशीपुर बाईपास को लेकर आपने स्थिति तो लगभग क्लियर कर दी है, ये तो समझने वाले की जरूरत है कि वो कैसे समझे। और भी कई बातें हैं, क्योंकि आप आए हैं तो बातें होती हैं, क्योंकि आप राजनीतिक आदमी हैं। एसआईआर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और आप कंप्यूटर ले लेके आपत्तियां लगा रहे हैं, ये ऐसा पूर्व विधायक जी का कहना है। मैं पहले भी, मुझे आश्चर्य होता है कि आखिरकार एसआईआर में कोई आपत्ति लग रही है, तो आपत्ति लगाने से आप कैसे रोक सकते हैं? संवैधानिक अधिकार है ना, संवैधानिक व्यवस्था बनी है ना। आपत्ति लग रही है और अगर वो आपत्ति गलत है तो निस्तारित होगी ना। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, इसमें आपको किनकी आपत्ति की बात कर रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या है, आपकी इच्छा क्या है? मैं देख रहा था हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उत्तराखंड को पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों ना बने पश्चिम बंगाल? उन्हें वो वाला पश्चिम बंगाल पसंद है जहां जय श्री राम कहने से जेल हो जाती थी, जेल की सलाखों के पीछे चले जाते थे। उन्हें वो वाला पश्चिम बंगाल पसंद है कि जहां पर मंदिर इसलिए बंद हो जाता था, मंदिर में 17 साल तक ताले पड़े रहे, कि वहां की एक खाली 8 से 10-15% आबादी उस मंदिर को स्वीकार नहीं कर रही है। उन्हें वो पश्चिम बंगाल पसंद है जहां बांग्लादेशी घुसपैठी आके पूरा, जिसे कहते हैं, डेमोग्राफी सिस्टम बदल देते हैं। तो कौन सा पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल कौन ही बनना चाहिए? जहां जय श्री राम के नारे लगाने में हमें गर्व हो रहा है, जहां मंदिरों के ताले खुल रहे हैं, घुसपैठी पश्चिम बंगाल भाग रहे हैं। तो आखिरकार ये दर्द क्यों आया नेताओं का? ये तो पश्चिम बंगाल बनाना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल आदर्श है आज की तारीख में। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार तुष्टिकरण समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल में हमारी माताओं बहनों के साथ जिस तरीके से वो कट्टरपंथी नेता लिस्टें बनती, रजिस्टर बनते हैं गांव के अंदर, खून खोल जाए हिंदू बच्चियों के, हिंदू बहनों के, मुस्लिम वहां के जो किस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो रजिस्टर से एंट्री होती है कि आज ये बच्ची यहां जाएगी, आज ये बच्ची यहां जाएगी। इतने शर्मनाक जगह है, और आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल वही बना रहा है? और उत्तराखंड क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड की डेमोग्राफी क्यों चेंज होनी चाहिए? किनका दर्द बोल रहा है ये? आखिरकार मैं देख रहा था हमारे पूर्व विधायक जी जा रहे थे, किनकी आपत्ति लगी है? पता तो लगे आपत्ति किनकी लगी है। नाम क्यों नहीं लेते वो?
नहीं ठीक है, आपने आपका कहना ठीक है कि आपत्तियां किनकी लगी नाम ले, लेकिन ये आपत्ति क्या आपके द्वारा ही लगाई गई हैं? कौन तो सीधे तौर से आरोप है कि आपत्तियां आपके द्वारा लगाई, कंप्यूटर लेकर आप घूम रहे हैं, उनका सीधे तौर से, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे, नाम तो उनको लेना चाहिए किसकी आपत्तियां लग रही हैं, लेकिन वो आपको लेकर ही टारगेट क्यों करते हैं? आखिरकार पहली चीज टारगेट तो बात ही खत्म है। तो देख रहे हैं 4-4.5 साल से जनता देख रही है कि किस प्रकार के झूठ अनर्गल चीजें, और जिस प्रकार लोग उन्हें झूठ की दुकान नहीं झूठ की फैक्ट्री कहने लग गए हैं। कब प्रमाणिकता उनकी समाप्त हो गई? क्योंकि किस चीज को कब कह देना किसी का विश्वास ही नहीं। वो तो वही बोलने वाला व्यक्ति है जो कहते हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इलेक्टेड तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। उनके लिए कहते हैं ये तो नरेंद्र मोदी टापू पे जाके गंदे काम करता। तो उनके इस प्रकार के आरोप को कोई गंभीरता से लेगा क्या? जो नरेंद्र मोदी व्यक्तित्व पर उनका चरित्र खनन करने को नहीं छोड़ रहे, जो मीना शर्मा जी और महिलाओं के चरित्र खनन करने के बारे में जब बोलना आरंभ करते हैं तो किस निकृष्टता तक जाते हैं, उनकी गंभीरता कौन लेता है? सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग पे पूरा विश्वास रहना चाहिए। अगर कोई आपत्ति आई, मेरा फिर वही सवाल है, ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी बातें आपकी ठीक हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनका कहना है कि आप कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं, आपत्ति आपके द्वारा लग रही है कोई और है। आपत्ति को गिले, आपत्ति जो आपके द्वारा लगाई जा रही है आपके लोग हैं, इस तरह का सीधा आरोप है उनका। मैं दो चीजें इसमें स्पष्ट करूं। पहली चीज तो मेरे द्वारा कोई व्यवस्थित ऐसे कोई आपत्ति नहीं लग रही, और दूसरा अगर आपत्ति लग रही है आपके पेट में दर्द क्यों है? किसके लिए दर्द आ रहा है? उसी गोल टोपी के लिए दर्द आ रहा है ना आपको, जिस गोल टोपी को लेके आप बिल्कुल आश्वस्त हुए घूम रहे हो कि उनके वोट कम ना हो जाए, जो हमारे यहां से रामपुर से मुरादाबाद से आके हमारी रुद्रपुर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए लगातार लगे पड़े, नदी के नदी पाट दे रहे हैं। उनका दर्द हो रहा है ना आपको, आपके अंदर एक भय पैदा हो रहा ना। तो ये माना जाए कि एक समुदाय को बचाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, और है क्या उनका दर्द क्या है? और दूसरा एक बात समझे, चुनाव आयोग है, सारी व्यवस्था है, अगर आपत्ति के बाद वो अपना प्रमाण दे दें तो आपत्ति कहां रह जाएगी? कोई कर सकता है ऐसा क्या? दूसरी चीज, आपत्ति एक सहज प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में आपत्ति लगाने का अधिकार है, इसमें पेट दर्द का कोई कारण नहीं है। और अगर कोई आपत्ति गलत लगी है चुनाव आयोग रिजेक्ट करेगा, आपत्ति सही है तो क्यों रहना चाहिए, क्यों वोट बनना चाहिए? ऐसे लोगों के वोट की आपको दर्द क्या है? आप देवभूमि की संस्कृति को जो छिन्न भिन्न करने वाले, यहां से लेकर पहाड़ तक हमारी माताएं बहनें जो सुरक्षित नहीं है, वो जो हर कोने होने में हरी चादर लाल चादर डाल के बैठे हुए हैं, उनके लिए आपको दर्द क्यों हो रहा? आखिरकार जो यहां के वासी हैं उन्हें तो चुनाव निकाल नहीं सकता, लेकिन जो लोग रामपुर में वोट बनाए बैठे, जो लोग बहेड़ी में वोट बनाए बैठे और यहां भी उनके वोट बनने हैं, उन्हीं का दर्द तो हो रहा है आपको। दाई जी, मुझे एक चीज, मैंने मेयर साहब भी आए थे पॉडकास्ट में और मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा था और आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूं। राजकुमार ठुकराल साहब जब यहाँ पर 10 साल विधायक रहे तो जय श्री राम के अलावा उन्होंने काम नहीं किया, जय श्री राम के नाम पर लोगों ने वोट मांगे। आज हालांकि वो सेकुलर हो चुके हैं, मेयर साहब की बात की जाए वो भी पूरी राजनीति हिंदुत्व के नाम पे कर रहे हैं, और आप भी हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। लैंड जिहाद की बात आपके द्वारा उठाई जाती है, गोल टोपी वाली बात आपके द्वारा उठाई जाती है, तो ये माना जाए कि हिंदुत्व के नाम पे ही वोट मांगे जाएंगे क्या लोगों से? नहीं, हिंदुत्व हमारी आत्मा है, हिंदुत्व तुम्हारा सम्मान है। भरत जी, हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, उस दर्द का भी एहसास कई बार हम लोगों को नहीं है, और मुझे तो इसलिए है कि मैं यहां के दर्द का एहसास भी जानता हूं। जब अभी आज से 1 महीना पहले जब मैं रामपुरा चौकी में जाके खड़ा होता हूं शाहरुख और जाहिद के खिलाफ, जब 13 साल की बच्ची का हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाने लगते हैं वो हमारे यहां खेड़ा से, और उससे पैसे देने की कोशिश करते हैं, दर्द उस परिवार से पूछो। 13 साल की बच्ची का क्या दोष था? जब हमारी 14 साल 13 साल 12 साल की बच्चियों को लव जिहाद में चैट करके उनकी वीडियो लेके जब उन्हें पूरी तरह ट्रैप किया जाता है, जिस परिवार पर बीतती है वो मेरे पास आते हैं ना, खून के आंसू रोते हैं जब उनको देखते हैं। एक एक नहीं, 12 साल 14 साल की बच्चियों के साथ 5-5 7-7 लोग उसे ट्रैप करके जिहाद कर रहे होते हैं, उसके साथ इस प्रकार का विभत्स जो है व्यवहार कर रहे होते हैं। उनका दर्द कौन जानता है? उनके लिए जिहाद है ना ये, उनके लिए केवल एक बच्ची नहीं है। एक बच्ची अगर वो कहीं धर्म परिवर्तन करके वो अगर उनके धर्म में आ जाती है, वो बच्ची आने वाले टाइम में वो आंकड़े लगाते हैं कि एक यही बच्ची अगर हिंदू रहेगी तो आने वाले 60 से 70 साल में
हजारों बच्चे हिंदू होंगे, और एक बच्चे इधर आते ही पिछले अगले 60 से 70 साल में कितने जो है नॉन हिंदू यानी जिहादी पैदा होंगे। उनका गणित, उनका एक अभियान है। वो आखिरकार जो हिंदुस्तान को, जिसे कहते हैं कि जो उनका एक सपना है, उस सपने की तरफ अभियान की तरह करते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ना। उस दर्द को क्यों नहीं समझना चाहिए? उस दर्द को समझना, अगर हम नहीं समझेंगे, मैं जिस पीढ़ी का हूं, जिस समाज से हूं, मैंने बचपन से अपने दादा से, अपने पिताजी से कहानियां सुनी है, कैसे पोटलियां लेके भागे थे, वहां घर पे जागीरें थी, ऊंट थे, खेती थी। कभी कल्पना नहीं की थी उन्होंने 50-100 साल में कि उन्हें अपना घर बार छोड़ के अपने रिश्तेदारों की हत्याएं देखनी पड़ेगी सामने। भाई छूट जाएगा, बहन छूट जाएगा, उनकी हत्या देखेंगे और सब कुछ छोड़ के भागेंगे वो अपनी मातृभूमि के साथ, अपने धर्म, केवल किस लिए? तो हिंदू थे इसलिए ना, हिंदू कम हो गए थे वहां पर इसलिए ना, और क्या कारण था, और क्या अपराध था इनका? और आखिरकार जो उस दर्द को, चाहे हमारा पंजाबी समाज है, चाहे हमारा बंगाली समाज है, मैंने अपने परिवार में देखा है ना। और जब मैं उनसे पूछता हूं आपको अनुमान नहीं था, बोला हमें तो 5 साल पहले तक अनुमान नहीं था, 50 साल पहले की बात से। तो आखिरकार हम अपनी पीढ़ियों को क्या देवभूमि देने वाले हैं, क्या आसपास देने वाले हैं? तो आखिरकार इन सब का दर्द क्यों नहीं होना चाहिए? अपने धर्म को, अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए हमारा साहस क्यों नहीं होना चाहिए? और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा वैचारिक मुद्दा, हमारी आत्मा है। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, लेकिन अगर अपने धर्म की रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने धर्म स्थलों की रक्षा करना, लैंड जिहाद से अपने को बचाना, इस देवभूमि को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा, तो गलत क्या? विधायक जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि काशीपुर बाईपास के मंदिर को हम बचाने का प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ मजार टूट जाती है, इसको लेकर भी उंगली उठी? नहीं, उंगली उठे, उंगली देखिए, राजनीति में उंगली उठना कोई खास बड़ी बात नहीं। जीवन में नजर बट्टू चाहिए हमें, जो बोले हमारे। आखिरकार एक बात बताए, वो मासूम शाह मियां की मजार, उसके बारे में 2022 में मैंने कहा कि इसे हटाएंगे। मैं बिना अध्ययन के कुछ नहीं करता। वो सड़क, वो कहां थी मजार? बिल्कुल सड़क के बीच में थी, हाईवे पे थी, हाईवे पे थी ना वो। वहां चौड़ाकरण नहीं हो सकता था ना, उसी मजार के पास जाम लगता था ना, उसी मजार के पास जुम्मे रात को पूरी वो जो है चलती थी ना। और वो मासूम शाह मियां की मजार यहीं बगल में है, बिलासपुर में है ना, देखिए ना सबने। आखिरकार एक बात बताएं, किसी पीर की मजार 2 जगह हो सकती क्या? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हाई कोर्ट के निर्देश, माननीय उच्च निर्देश पे पूरी खुदाई की जाती, वो 10 ड्रम रखे रहे, उनके हाथ जोड़ते रहे, प्रशासन ने चिट्ठियां लिखी कि वो अपने मासूम शाह मियां की मजार की वो जो अवशेष है ले जाओ, जहां मजार बनानी बना लो। क्यों नहीं लेने आए हो? अगर वहां मजार के अवशेष थे तो उन पीर से इतना प्यार था, तो पीर से प्यार नहीं था ना, वरना जहां पर मिट्टी होगी उसकी, जहां पर अवशेष होंगे, वहां तो सर पे रख के लेके जाते हो। आज तक मजार नहीं बनी ना, प्रशासन ने कहा ना लेके जाओ, 10 ड्रम रखे रहे यहां पर, तो सड़क खोद के निकाली गई थी माननीय उच्च न्यायालय के, कोई लेने नहीं आए, क्योंकि वह पीर था ही नहीं कभी। जो स्पष्ट लैंड जिहाद है, और उसे अगर हम सीना ठोक के हम कह रहे हैं कि हम लैंड जिहाद नहीं चलने देंगे, तो गलत क्या? विधायक जी, आजकल मीडिया में 30 विधायकों के सर्वे बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं कि इनकी टिकटें कट सकती हैं भाजपा के द्वारा, आप बचे हुए हैं? निश्चित रूप से। पहली बात तो वो जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, मैं अधिकृत नहीं हूं उसके बारे में कुछ भी कमेंट करने के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है कि नहीं है, मीडिया की रिपोर्ट से आ रहा। चुनाव के समय में बहुत सारी चीजें इस प्रकार की आती रहेंगी, टीआरपी के लिए भी आएंगी, सेंसेशन के लिए भी आएंगी, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी आएंगी, आपके विपक्षों के द्वारा भी आएंगी। इसलिए उस पर कोई कमेंट्स करने का अधिकृत मैं नहीं हूं, और मैं अपनी जो मेरी सीमा में नहीं है उससे बाहर में कभी कोई कमेंट करता नहीं। लेकिन रुद्रपुर में विधानसभा है, उसके बारे में बड़ा स्पष्ट है। रुद्रपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की गढ़ थी, गढ़ है, गढ़ रहेगी। कोई सर्वे आज जो हुआ हो, जो पहले हुआ है, जो आगे होगा, उस सर्वे की प्रामाणिकता और सर्वे पे जो है रुद्रपुर विधानसभा को लेके विश्वास, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के, या हमारा शीर्ष नेतृत्व है,
सबसे एक नंबर पे अगर उत्तराखंड की विधानसभा थी है और रहेगी, वो रुद्रपुर थी और रुद्रपुर है। भाजपा की रहेगी, शिव अरोड़ा की रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल बड़ा है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना, मेरा उसमें कहां विषय है। और सबसे बड़ा, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया, 4.5 साल से मैं काम कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं, और मेरा काम है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत रखना। स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई चेहरा रहता है। हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं ना, तो चेहरा है हमारे वो ना, तो चेहरा कोई ना कोई रहता है। लेकिन वो मजबूती जो है, चेहरा यहाँ शिव अरोड़ा, निर्विवाद चेहरा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये मजबूती भारतीय जनता पार्टी की है। ये थे हमारे साथ विधायक शिव अरोड़ा, जिन्होंने साफ तौर से काशीपुर बाईपास को लेकर स्थिति क्लियर कर दी है। ये सामने वालों को समझने की जरूरत है कि वो क्लियर हुए या नहीं हुए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि लैंड जिहाद की बात को लेकर वो हमेशा लड़ते रहेंगे और लव जिहाद को भी किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, और ये उनकी विचारधारा है और इस पर वो लगातार चलते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए वसुंधरा दीप।